हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एमसीक्यू बेस्ड रिवीजन कम अमेंडमेंट, ये क्लास नंबर कौन सा होगा? पाँचवीं क्लास हम लेने जा रहे हैं, जिसमें हम एमसीक्यू 81 टू 100 कंप्लीट कर लेंगे। यानी जो 100 एमसीक्यू की बात की थी मैंने, वो आज पूरी हो जाएगी। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट टैक्स में केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, और फिर उस क्वेश्चन को लेकर भी हम रिवीजन और अमेंडमेंट्स करते रहेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 81 पर आते हैं। मिस्टर रमेश, महेश एंड सुरेश जॉइंटली ओनर हैं एक फ्लैट जो मथुरा में है, जिसे लेट आउट कर रखा है डॉक्टर राजेश को 1 अप्रैल 2020 से। एनुअल रेंट है 5,40,000, क्रेडिटेड इक्वली 5,40,000 इक्वली नहीं है, 5,40,000 कॉमा क्रेडिटेड इक्वली ईच ऑफ देयर अकाउंट। इसका मतलब ये दोनों टोटल 5,40,000 है और एक एक व्यक्ति के लिए 1,80,000 उनके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। इसे ध्यान से देखना पड़ेगा। राजेश जो किराएदार है वो अप्रोच करता है टैक्स कंसल्टेंट और क्लैरिटी चाहता है किससे रिलेटेड? इन रिलेशन टू टीडीएस। चलिए टीडीएस वाला कंसेप्ट हम यहाँ पर ज़रा देखें। एक है 194I जो रेंट पर टीडीएस काटने की बात करेगा, और दूसरा है 194IB, ये भी रेंट पर टीडीएस काटता है। लेकिन 194I जिस व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल है, 194IB उसके लिए नहीं है। 194I जिस व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल है, 194IB उसके लिए नहीं है। लिखा हुआ है 194IB में कि इंडिविजुअल एचयूएफ पेयर होगा नॉट कवर्ड बाई 194I। IB में तो ये लिखा हुआ है, देखिएगा जरा। और यहां लिखा हुआ है अदर देन दोज इंडिविजुअल एचयूएफ हुज टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़ फॉर बिजनेस एंड 50 lakhs फॉर प्रोफेशनल। इसका मतलब जो इंडिविजुअल एचयूएफ यहां कवर्ड होते हैं, अगर वो बिजनेसमैन है, वैसे यहां पर अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ भी कवर्ड है, आपने पढ़ा हुआ होगा, ये तो है ही कवर्ड, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ। लेकिन इंडिविजुअल एचयूएफ आई में तब कवर्ड है जब वो बिजनेसमैन है तो टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है। चलिए अमेंडमेंट की बात करते हैं। फाइनेंस एक्ट 2020, जो भी आपने टीडीएस चैप्टर में पढ़ा था, जहां भी इंडिविजुअल एचयूएफ पेयर के रूप में आ रहा था, तो इंडिविजुअल एचयूएफ पेयर के रूप में ऑलमोस्ट ये आईबीएम को छोड़कर, क्या बोला मैंने? आईएआईबीएम 194 आईएआईबी और 194M, इनको अगर छोड़ दिया जाए तो इनके अलावा बाकी सभी सेक्शन में इंडिविजुअल एचयूएफ तभी फॉल कर पाता है डिडक्टर के रूप में जब उसका लास्ट ईयर तक अगर हम पढ़ें तो टर्नओवर एक्सीड मॉनेटरी लिमिट प्रेस्क्राइब्ड फॉर टैक्स ऑडिट। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2020 ने सब कंफ्यूजन क्लियर कर दिया। दरअसल में टैक्स ऑडिट की जो लिमिट आप जानते हो, वो टैक्स ऑडिट की लिमिट वेरी करता है, फिक्स नहीं है। 2 लाख के ऊपर, 2 करोड़ के ऊपर चला गया तो भी है, 5 करोड़ के ऊपर का भी कंसेप्ट आ गया, 1 करोड़ के ऊपर का भी कंसेप्ट है, 50 लाख के ऊपर का भी कंसेप्ट है। तो टर्नओवर की जो प्रेस्क्राइब लिमिट है टैक्स ऑडिट के लिए, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कह सकते हैं। आम आदमी को समझना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए टीडीएस में सिंप्लिसिटी के लिए प्रोविजन में अमेंडमेंट किया, और वहां पर जहां भी लैंग्वेज लिखा था टर्नओवर एक्सीड मॉनेटरी लिमिट फॉर टैक्स ऑडिट, उन सब जगह पर लिख दिया अब। तो टीडीएस में ये अमेंडमेंट है, सभी सेक्शन में जहां भी इंडिविजुअल एचयूएफ
डिडक्टर है इस 3 सेक्शन को छोड़कर, IAIBM, वहां पर हर जगह पर लिखा इंडिविजुअल HUF तब डिडक्टर बनेगा अगर उसका टर्नओवर बिजनेसमैन है तो बिजनेस है तो 1 करोड़ के ऊपर, और प्रोफेशनल है अगर वो तो ग्रॉस रिसीट एक्सीड 50 लाख। उन्होंने टैक्स ऑडिट की चर्चा ही नहीं की, टैक्स ऑडिट का जिक्र ही नहीं किया। इसका मतलब ये चांसेस हैं कि एक इंडिविजुअल HUF का टैक्स ऑडिट नहीं रिक्वायर्ड हो, फिर भी वो TDS में डिडक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा। चलिए खैर, 194I कहता है रेंट के लिए TDS, और 194IB भी रेंट के लिए है। 194I जो रेंट की बात करता है, ये सब तभी आप कर पाओगे जब आपने एक बारी पढ़ा हुआ है। बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं रिवीजन की बात करता हूँ, लर्निंग की बात नहीं कर रहा। एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। वैसे TDS से रिलेटेड वीडियो भी है YouTube पे, तो आप ढूंढ सकते हो, मैंने अपना वीडियो अपलोड कर रखा है और आपने पढ़ा होगा। चलिए मैटर पर आते हैं। इंडिविजुअल HUF अगर बिजनेस है तो टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर, ग्रॉस रिसीट है तो टर्नओवर, या प्रोफेशन है तो टर्नओवर ग्रॉस रिसीट 50 लाख के ऊपर है, तब ये पेयर बनेगा IA में। और IB में ये तब पेयर बनेगा जब IA में नहीं, 194I में पेयर नहीं है। इसका मतलब हुआ कि 194IB कहता है हमें ऐसे इंडिविजुअल HUF की तलाश है जो यदि बिजनेसमैन है तो 1 करोड़ के ऊपर टर्नओवर नहीं है, और प्रोफेशनल है तो 50 लाख के ऊपर टर्नओवर नहीं है। और अगर ऐसे इंडिविजुअल HUF हमें मिल जाते हैं तब हम IB के कंसेप्ट में उनको लाएंगे। क्वेश्चन में आइए, और IB का कंसेप्ट कहता है 50,000 पर मंथ, 50,000 पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ से एक्सीड कर जाए रेंट तो TDS काटना है 5%। देखेंगे जरा, 3 लोगों ने मिलकर डॉक्टर साहब को रेंट पर दिया है, तो यहां पर डिडक्टर अगर बनेगा कोई तो वो डॉक्टर साहब बनेंगे, राजेश बनेगा। अच्छा, डॉक्टर साहब के बारे में डिटेल दी गई है कि इनका जो टर्नओवर है ग्रॉस रिसीट प्रोफेशनल से वो 58 लाख है। बताइए, अगर 58 लाख टर्नओवर है तो ये डॉक्टर साहब 194I में आएंगे या 194IB में आएंगे? सोचिए, ये प्रोफेशनल है और इनके ग्रॉस रिसीट लास्ट ईयर 50 लाख के ऊपर है, तो ये कहाँ आएंगे? IA में आएंगे, IB में नहीं आएंगे। अगर ये IB में आ जाते तब हमें देखना पड़ता है मंथली रेंट कितना है। तब हमें 5,40,000 पूरे साल का रेंट है, तो हमें देखना पड़ता कि मंथली रेंट कितना है, 45,000। वैसे भी IB में ये एप्लीकेबल नहीं हो रहे थे, फिलहाल ये IB में है ही नहीं। जब IB में है ही नहीं तो मंथली रेंट देखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर 194I के हम थ्रेशोल्ड लिमिट को देखेंगे। 194I का थ्रेशोल्ड लिमिट है 2,40,000, और अगर को ओनर प्रॉपर्टी एक्वायर करता है तो प्रति ओनर 2,40,000। यहां पर प्रति ओनर 1,80,000 है रेंट, इसलिए यहां कहा जा सकता है कि थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा है, टैक्स TDS काटने की जरूरत नहीं। नो TDS इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एज रेंट एक्सीड, नहीं पर्सनल, ये तो गलत है। TDS रेंट एक्सीड 2 लाख, डॉक्टर साहब नहीं, ये भी गड़बड़ है। TDS नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड सिंस रेंट क्रेडिटेड टू ईच, ये वाला सही है, C पार्ट सही है। लेस देन 2,40,000 है, वैसे इक्वल टू भी रहता, मतलब एक्सीड करने पर ही TDS है। 2,40,000 के इक्वल भी रहता तो TDS नहीं कटता, एक्सीड करना पड़ेगा 2,40,000 के। चलिए 82, क्वेश्चन नंबर 82, मिस्टर निहार मेंटेन सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट इन मीरा बैंक लिमिटेड। डिटेल विड्रॉल की है, बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं, कौन सा सेक्शन आ जाएगा? 194N। 194N में अमेंडमेंट है, ध्यान से सुनिए, अमेंडमेंट ले रहा हूं मैं 194N में, 194N का अमेंडमेंट। 194N कहता है अगर बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस, यहां पर मेरा खाता खुला हुआ है, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो, एक से ज्यादा खाता हो तो अग्रीगेट देखना पड़ेगा। अगर ये लोग का मतलब है बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस, ये पेयर कहलाएंगे, ये डिडक्टर कहलाएंगे
अगर इन्होंने आपको पैसे दिए हैं, यानी आपने अपने अकाउंट से पैसे निकाले हैं पूरे साल में 1 करोड़ से ज्यादा, तो जो एक्सेस है 1 करोड़ से, जो 1 करोड़ से एक्स्ट्रा है, उस एक्स्ट्रा पर 2% टीडीएस कटेगा। ये 2% बेसिक रेट है। कोविड इफेक्ट हर रेट को 25% रिड्यूस कर देता है, लेकिन 194N पर कोविड इफेक्ट नहीं है, ये याद रखना पड़ेगा। तो 194N पर कोविड इफेक्ट नहीं है। 194N पर कोविड इफेक्ट जरा चेक कर लीजिए आप, ये रहा हमारे पास कोविड इफेक्ट की लिस्ट। 194N जरा ढूंढेंगे, 194N नहीं है, यहां पर मिला क्या? नहीं, M है, N नहीं है, इसका मतलब यहां कोविड इफेक्ट नहीं आएगा। वापस आते हैं, पूरे सेक्शन को थोड़ा सा ब्रीफिंग करके मैं समझा देता हूं और अमेंडमेंट भी बता देता हूं। वैसे टीडीएस में कहा जाए तो जबरदस्त अमेंडमेंट है इस बार 2020 के बजट में, ऑलमोस्ट सारे मेजर सेक्शन हिट हुए हैं। 194N कहता है कि अगर इनके पास हमारा खाता खुला है और यहां से मैं पैसा विड्रॉ करता हूं पूरे साल में अग्रीगेट 1 करोड़ के ऊपर, फॉर एग्जांपल मैं 1 करोड़ 40 लाख पूरे साल में विड्रॉ करता हूं, तो 40 लाख के ऊपर 2% टीडीएस काटा जाएगा। ये बैंक वाले काटेंगे और ये काटकर सर्टिफिकेट हमें दे देंगे, हम अपने टैक्स लायबिलिटी से इसका क्रेडिट ले सकते हैं। अच्छी बात देखिए, यहाँ अमेंडमेंट यहाँ पर है, अमेंडमेंट पहले भी था ये तो ये, लेकिन अमेंडमेंट क्या है वो सुनिए। अमेंडमेंट कहता है कि अगर जो पैसा विड्रॉ कर रहा है रिसिपिएंट लास्ट के 3 वर्ष रिटर्न नहीं फाइल करता, लास्ट के 3 वर्ष रिटर्न नहीं फाइल करता, तो क्या करेगा ये बैंक? बैंक क्या करेगा? बैंक जैसे ही 20 लाख क्रॉस कर जाए कैश विड्रॉल, 20 लाख क्रॉस करते ही कैश विड्रॉल 2% काट लेगा टीडीएस, और अगर 1 करोड़ क्रॉस कर जाए तो 5% टीडीएस काटेगा। इसका मतलब हुआ कि अगर मैंने लास्ट 3 साल में रिटर्न फाइल नहीं की और रिटर्न फाइलिंग की प्रेस्क्राइब लिमिट निकल चुकी है, बैंक से मैं विड्रॉ कर रहा हूं 20 लाख, कुछ भी नहीं होगा। 10 लाख करके 2 बार विड्रॉ कर रहा हूं, कुछ नहीं होगा, 20 लाख हो गया। मैं 4 लाख और विड्रॉ कर रहा हूं, अब जो 20 क्रॉस कर गया 4 लाख एक्स्ट्रा, उस पर 2% टीडीएस कटेगा। ऐसे ही कटता रहेगा जब तक 1 करोड़ टच ना हो जाए, और 1 करोड़ के बियॉन्ड जब मैं जाऊंगा तो एक्स्ट्रा वाले पर 5% टीडीएस कटेगा। ये उन व्यक्तियों के लिए है जिन्होंने लास्ट ईयर 3 साल लगातार आईटीआर फाइल नहीं किया है विद इन प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। ठीक है, तो ये बैंक को कैसे पता चलेगा? वो तो बैंक वेरीफाई करेगा, उसके बाद ही डिसाइड करेगा। ये है हमारा इसमें अमेंडमेंट। क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है कि इन्होंने मीरा बैंक लिमिटेड में अपना खाता खुलवा रखा है। देखिए, सेविंग हो करंट हो फर्क नहीं पड़ता, अग्रीगेट देखना पड़ेगा। चलिए अग्रीगेट देखते हैं। 15 लाख, 22 लाख, 15 + 22 + 20 + 5 + 35 हो गया एक्सीड, प्लस 38 + 25, 160 टोटल इन्होंने विड्रॉ किया है। इसका मतलब 60 लाख रुपीस पर 2% टीडीएस काटा जाएगा, 1.20 लाख ये टीडीएस कटेगा। ये भी तब जब इन्होंने रिटर्न वगैरह प्रॉपरली भरा है। अगर ये लास्ट 3 साल से रिटर्न नहीं भर रहे तब तो बहुत टेढ़ा काम हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को अगर हम उस सेंस में ले लें तब क्या होगा? 1 करोड़ में 20 लाख रुपए पर तो कोई टीडीएस नहीं, 80 लाख रुपए पर 2% टीडीएस, और जो 60 लाख ऊपर चला गया उस पर 5% टीडीएस। बेटा मैंने आपको क्या किया, वो सिचुएशन भी हैंडल करके दे दी जहां पर एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि अगर लास्ट 3 साल इन्होंने रिटर्न विद इन टाइम लिमिट नहीं फाइल की है तो क्या होगा। तो उसके लिए यहां पर मैंने आपको कैलकुलेट करके दे दिया। फिलहाल तो 1,20,000, क्योंकि यहां लिखा हुआ है रेगुलरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं। 1,20,000 का आंसर है डी। मिस्टर झा एम्प्लॉय है, 60 साल की उम्र अचीव कर ली है इन्होंने, रेजिडेंट हैं ये इंडिया के, इनकी सैलरी इनकम है और लॉटरी इनकम है। व्हाट शैल बी हिज एडवांस टैक्स लायबिलिटी अगर ये 115 बीएसई ऑप्ट नहीं करते? देखिए बिजनेस इनकम तो मुझे इस क्वेश्चन में दिख ही नहीं रहा। इसका मतलब बिजनेस इनकम है नहीं, इंडिविजुअल हैं, 60 साल के हैं, रेजिडेंट हैं और बिजनेस इनकम नहीं है। हमने लास्ट क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन किए थे। तो यहां पर एडवांस टैक्स बनना ही नहीं चाहिए, आंसर है 0।
ये टीडीएस तो कटेगा इनका, वो अलग मैटर है, एडवांस टैक्स नहीं बनेगा। 84 नंबर क्वेश्चन, मिस्टर पी is a professional who is responsible for paying sum of rupees 2 lakh as a rent for use of building to Mr. Harshit resident for the month of February। फरवरी के महीने में सिर्फ 2 लाख का रेंट दे रहे हैं ये। अगर मिस्टर पी 194 IB में फंस गए तो टीडीएस पक्का है, लेकिन ये अगर फंस गए तब की बात है। 194 IB में फंसेंगे तब जब, चूंकि ये प्रोफेशनल है, जब इनका लास्ट ईयर ग्रॉस रिसीट 50 लाख से क्रॉस ना करे। अगर ये 50 लाख से क्रॉस कर जाता है तब ये कहां फंसने वाले हैं, 194 I में। तो भाई साहब को कहां फंसना है वो तो देखना पड़ेगा। लीजिए लास्ट ईयर की ग्रॉस रिसीट बता दी गई है, 50 लाख के ऊपर चला गया, तो भाई साहब यहां फंस गए। यहां फंसने से क्या होगा, टीडीएस तब इनको काटना है जब टोटल अग्रीगेट रेंट पूरे साल का 2,40,000 क्रॉस कर जाए। नहीं 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 नहीं, नहीं क्रॉस किया, फरवरी है 2 लाख रुपए बस। वैसे आईबी में ये फंस सकते थे, लेकिन आईबी में तब फंसेंगे जब इनका टर्नओवर 50 लाख क्रॉस ना करे। तो आंसर क्या हो गया सर, टीडीएस काटना ही नहीं है, ये आंसर है। ढूंढिए और टिक कीजिए। मिस्टर ए हैज 2 बिजनेस बैंक अकाउंट मेंटेन विद ICICI और HDFC। 2 अलग अलग बैंक हैं, तो जब 194 IN की बात करेंगे आप तो 2 अलग अलग बैंकों को अलग अलग देखना पड़ेगा। वैसे किसकी बात कर रहे हैं ये, हाँ उसी की बात कर रहे हैं, विदड्रॉ की बात कर रहे हैं। पूरे साल में कैश विदड्रॉ किया है HDFC से 50 लाख का। अगर ये लास्ट ईयर रिटर्न नहीं फाइल करने वाले हैं, रिटर्न फेल्योर है, तब तो ये यहां पर 30 लाख रुपए पर, इसमें 30 लाख रुपए पर फिर तो कट जाएगा 2%, और यहां पर तो 20 लाख पर कटेगा, वो देखना पड़ता है। देखते हैं, व्हाट शैल बी द टीडीएस 194 एंड रिस्पेक्टिवली व्हाइल मेकिंग पेमेंट इन कैश अज्यूमिंग मिस्टर ए हैज फाइलिंग। अच्छा, रिटर्न प्रॉपरली वो फाइल कर रहे हैं, अगर ये मान लिया जाए तो यहां पर नो टीडीएस, और यहां पर 20 लाख, 1 करोड़ के ऊपर कितना है, 20 लाख, 20 लाख का 2% कितना है, 40,000, 40,000 का टीडीएस। ढूंढिए जरा, निल और 40,000 टिक कर दीजिए, ठीक है। अगर यहीं पर डिफॉल्टर होता तब तो फिर आप अकॉर्डिंगली कर लेते अलग तरीके से। मिस्टर राम अक्वायर हाउस प्रॉपर्टी एट चेन्नई फ्रॉम सत्यम रेसिडेंट, यानी ये लगता है 194 IA में आ गया ये। 50 लाख, देखिए IA में क्या होता है, 50 लाख रुपए भी टीडीएस में फंस जाता है। आपको ना हर टीडीएस में मेरी एडवाइस सुन लीजिए, क्योंकि MCQ के सिनेरियो बड़ा लेटेस्ट ट्रेंड है, इसलिए हर टीडीएस का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, लिमिट को पकड़ के चलिएगा, वो अच्छे से याद करिएगा। रीजन बताता हूं, जैसे यहां पर थ्रेशोल्ड लिमिट है 50 लाख, तो 50 लाख का ये मतलब, यहां पर ये मतलब है कि अगर 50 लाख भी हुआ तो टीडीएस कटेगा। लेकिन दूसरे जगहों पर, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं 194 I रेंट के लिए 2,40,000 का, 2,40,000 का थ्रेशोल्ड है, तो उसका लेकिन कुछ और मतलब है। उसका मतलब है कि अगर 2,40,000 क्रॉस करेगा तो टीडीएस है। इसका मतलब 240 पर टीडीएस नहीं है। यहां पर 50 लाख थ्रेशोल्ड लिमिट है, बट 50 लाख पे टीडीएस है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, आपको एक सेपरेट चार्ट ड्रॉ करके देख लेना चाहिए कि कहां एक्सीडिंग की बात है। कहीं कहीं एक्सीडिंग है, बस जहां जहां कहीं कहीं एक्सीडिंग नहीं है, एक्सीडिंग ज्यादा जगह है, क्योंकि जो शुरुआत से टीडीएस बना है हमारे देश में तो वह एक्सीडिंग पर बना है। थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब है वहां पर टीडीएस नहीं काटना है, बट अलग अलग सरकार ने, अलग अलग गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसलिए हर जगह सेम लैंग्वेज नहीं रहा, अलग अलग सरकार के बनाए हुए नियम है। कुछ जगहों पर लिखा हुआ है थ्रेशोल्ड लिमिट पर भी टीडीएस कटेगा, तो वो कुछ जगह ढूंढ लीजिएगा, जैसे आइए थ्रेशोल्ड लिमिट पर भी कटेगा, 50 लाख पे कट जाएगा। चलिए अब वापस आते हैं, 85 लाख, तो सत्यम को 85 लाख पेमेंट किया जा रहा है राम द्वारा, तो टीडीएस कटेगा। ऑन द सेम डे राम ने 2 सेपरेट ट्रांजैक्शन किया, वो एग्रीगेट नहीं होता, अलग अलग ही देखना होता है। एक ग्वालियर 50 लाख का,
यहां भी टीडीएस कटेगा, और एक रूरल एग्रीकल्चर, नहीं रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे टीडीएस नहीं है, तो दो जगह टीडीएस है, सत्यम पर और विपिन पर, 85 लाख पर और 50 लाख पर। एक और बात समझा देता हूं, 194 IA कोविड इफेक्ट को लेता है। कोविड इफेक्ट का मतलब है कि टीडीएस का रेट जैसे इसमें 1% है तो वो रिड्यूस हो जाएगा 25% से, यानी 0.75% आ जाएगा। आंसर देखते हैं, नो टीडीएस गलत है, 1% सब दिया हुआ है, देखिए यहां गड़बड़ है, आंसर गलत दिया हुआ है, लेकिन हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा क्योंकि सब जगह 1% है तो एक टिक करना ही पड़ेगा। अगर 0.75 होता दैट इज एडिक्वेट आंसर, लेकिन 1% है तो अब क्या करें, टिक करना पड़ेगा। सी आंसर टिक कर देते हैं क्योंकि यहाँ लिखा है 85 और 50 पर कटेगा, बट 75 चूंकि एग्रीकल्चर लैंड है उस पर नहीं कटेगा, तो सी आंसर करेक्ट है। वैसे सी करेक्ट नहीं है, होना चाहिए 0.75, लेकिन जो है आंसर उससे काम चलाना पड़ेगा, एग्जाम में भी ये देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेल एविडेंस आर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड, कौन कौन सी डिटेल फर्निश्ड करनी होती है एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर के पास जब एम्प्लॉय क्लेम करता है इंटरेस्ट अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। टीडीएस में एम्प्लॉय के पास ऑप्शन होता है कि वो एम्प्लॉयर को बताए कि मेरे पास सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, मुझे उसका नेगेटिव सेट ऑफ सैलरी से एडजस्ट करना है, तो उसके लिए उसे अमाउंट बताना पड़ता है, लेंडर का नाम बताना पड़ता है, बैंक का एड्रेस बताना पड़ता है और पैन बताना पड़ता है। कितने टिक हो गए, 1 3 4 5, 1 3 4 5, 1 3 4 5, ये आंसर है। ठीक है, 10 की जरूरत ही नहीं है, लेंडर के 10 का क्या करेंगे, टीडीएस थोड़ी ना काटना है, जो ब्याज है उस पर टीडीएस नहीं कटेगा, तो लेंडर के 10 से कोई मतलब नहीं हुआ। फिर ब्याज का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करेंगे जान के, एम्प्लॉयर को क्या लेना देना उससे, एम्प्लॉयर तो पूछ लेगा भाई तुम कितना ब्याज दे रहे हो, वो ब्याज का सर्टिफिकेशन दे दो बस। मिस्टर एक्स पेड फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस 40,000 टू मिस्टर वाई हु इज एंगेज्ड ओनली इन द बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग। बताइए ये 194 जे के लिए है, 194 जे में जो कॉल सेंटर है 194 जे। चलिए अमेंडमेंट की बात कर लेते हैं आपके साथ, आइए अमेंडमेंट जब मैंने कहा है तो अमेंडमेंट भी थोड़ा होना चाहिए। 194 जे टीडीएस, जे में यहां पर आप स्क्रीन पॉज करके ये अमेंडमेंट नोट कर लीजिएगा। पहले क्या था, यहां पर कॉल सेंटर पर 2%, बाकी पर 10% था, बट अब कॉल सेंटर पर तो है ही, कॉल सेंटर पे तो 2% है ही, कॉल सेंटर पे तो 2% है ही, उसके अलावा टेक्निकल सर्विस पर भी 2% आ गया। प्रोफेशनल पर 10 है, टेक्निकल पर 2 आ गया। प्रोफेशनल में भी दो हिस्से किए जा सकते हैं, एक कॉल सेंटर वाले और एक अदर। कॉल सेंटर वाले पर 2% है, साथ में जो फिल्म डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एग्जीबिशन किया जाता है, जो उसकी रॉयल्टी पे की जाती है प्रोड्यूसर को, जो रॉयल्टी प्रोड्यूसर को पे की जाती है, वहां पर 2% टीडीएस है, जबकि होना था 10%, लेकिन इन्होंने 2% कहा। लाइक अ रॉयल्टी, अदर रॉयल्टी मर जैसे 10 है तो इस पर भी 10 होना था। ये दो अमेंडमेंट्स हैं, आप इसको मेंशन करिएगा। ये क्वेश्चन अमेंडमेंट से रिलेटेड नहीं है, ये तो पहले से ही था। कॉल सेंटर जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए 2% है। कोविड इफेक्ट है, यहां पर गौर कीजिएगा जरा, यहां पर कोविड इफेक्ट है, इसलिए जब 2% के साथ 1.5% का भी आंसर दिया है तो यू मस्ट टिक 1.5%। 25% से रिड्यूस करिए तो कितना बचेगा, 1.5। अगर यहां 1.5 होता ही नहीं तब तो 2 टिक करना पड़ता मजबूरी में। इंटीरियर डेकोरेटर हैज ऑप्टेड प्रेजम्पटिव टैक्सेशन 44 ADA। एडवांस टैक्स पूछ रहे हैं, आपने लास्ट क्लास भी अगर किया हो तो इसको हमने अच्छे से डिस्कस किया था कि एडवांस टैक्स इनको एक ही बार देना होता है। फर्म पे कर रहा है सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इट्स रेसिडेंट पार्टनर, सैलरी इंटरेस्ट पेड फॉल, सैलरी इंटरेस्ट 40B के अंदर आ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। टीडीएस के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए जहां तक कि मैं जानता हूं और आपने भी पढ़ा होगा, पार्टनरशिप फर्म जो सैलरी देता है वो सैलरी में टैक्सेबल नहीं होता, वो तो पीजीबीपी में टैक्सेबल होता है, इसलिए 192 तो भूल ही जाइए। और जहां तक ब्याज की बात है, ब्याज पर टीडीएस काटने की बात है 194A, तो वहां एक्सेप्शन लिखा हुआ है कि फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर टीडीएस नहीं काटेगा, तो कुल मिला के टीडीएस कटना ही नहीं है। नो वाला आंसर ढूंढिए।
सैलरी पे कटेगा टीडी, नहीं नहीं, नो मतलब किसी पर नहीं कटेगा। मिस्टर एक्स रेजिडेंट इंडियन विन 10,000 लॉटरी इनकम, कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखिए यही गड़बड़ कर रहे हैं ये। एग्जामिनर क्या कर रहा है, आपके थ्रेशोल्ड लिमिट से खेल रहा है। थ्रेशोल्ड लिमिट है 10,000, बिल्कुल सही है, लॉटरी पर थ्रेशोल्ड लिमिट 10,000 है, लेकिन 10,000 क्रॉस करने पर टीडीएस है, 10,000 पे नहीं है टीडीएस, 10,000 क्रॉस करने पर। तो यह आंसर आपका सही है। मैं इसके इर्द गिर्द, मैंने प्रॉमिस किया था कि इसके इर्द गिर्द कुछ हुआ तो मैं बता दूंगा आपको, तो सुन लीजिए इसके इर्द गिर्द। मान लेते हैं 40,000 होता, सेम होता 40,000, एक रेजिडेंट है मिस्टर एक्स, 40,000 लॉटरी से जीतता है, तो आपको टीडीएस बताना पड़ेगा। तो टीडीएस 194B में किस रेट से कटेगा? 30% से, ना कि 30.30। लेकिन यहीं पर मिस्टर वाई होते अगर, और वो नॉन रेजिडेंट होते और वो 40,000 रुपये जीतते इनाम में, तो 194B उनके लिए भी अप्लीकेबल है, वहां पर 90 आ जाता। और अगर यही मिस्टर वाई नॉन रेजिडेंट होते और 50 लाख 1 करोड़ जीत जाते, मतलब जहां सरचार्ज आ रहा था, तो सरचार्ज भी 30% पर ऐड हो जाता। ये कोई अमेंडमेंट नहीं बता रहा हूं, ये तो रिवीजन कर रहा हूं, और इर्द गिर्द जो चीजें आ सकती हैं वो बता रहा हूं। फाइनल में वैसे ये सब पूछा जाता है जनरली, एनआर का केस। इन विच फॉलोइंग ट्रांजेक्शन पेन इज मैंडेटरी बाई पर्सन, किसके लिए मैंडेटरी है पेन? इनकम टैक्स रिटर्न में आपको ये एक पढ़ा होगा आपने, पेन कोटेशन के लिए ट्रांजैक्शंस, ये ट्रांजैक्शंस हैं जहां पर क्वेश्चन बेस्ड है, और ये ट्रांजैक्शन पर क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए था, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है, बच्चा कहाँ तक याद रखेगा, है ना। अब जब पूछ दिया तो ये क्वेश्चन तो देख ही लीजिएगा। क्रेडिट कार्ड बड़ा फेमस है, इस पर तो है ही। आंसर क्या है? चॉइस वाला है, तो एक और ढूंढता हूं मैं, इस पर तो है, बेसिक पर जरूरी नहीं है, एफडी पर है। 92 नंबर क्वेश्चन, तो क्रेडिट कार्ड पर तो है ही, म्यूचुअल वाले पर नहीं है, कैश पोस्ट ऑफिस में मिल गया, इस पर भी है। एफडी 30,000 नहीं, एफडी 50 से ऊपर हो तो है, तो ये भी नहीं है। सेल ऑफ अनलिस्टेड नहीं, लिस्टेड होता तो है। तो आंसर सिर्फ 2 और 4, 2 और 4 का आंसर कौन सा है? ए नंबर। 2 और 4 का आंसर कौन सा है? ए नंबर है। ये आंसर सही है मेरे हिसाब से। बाकी आपके पास लिस्ट होगा, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, यही सही लग रहा है मुझे। लिस्ट आईटीआर वाला चैप्टर में आपके पास होना चाहिए। इंडिविजुअल क्लाइंट हैज कंसल्टेड यू on the matter of PAN. He is carrying business of sale and purchase of electric appliances. His turnover 3 lakh profit. He has asked you to provide threshold limit turnover PAN के लिए। ये तो क्वेश्चन सिंपल है। PAN में आपने पढ़ा होगा कि 5 लाख से ऊपर अगर चला जाए, बिजनेसमैन के लिए टर्नओवर अगर 5 लाख से ऊपर चला जाए, ये रहा, तो PAN की इनकी रिक्वायरमेंट आ जाती है, ऑब्लिगेशन आ जाता है, तो मोर देन 5 लाख। ये आंसर आपका सही है। मिस्टर जेड सैलरीड एम्प्लॉई है, टोटल इनकम 8 लाख है, रिटर्न फाइल कर रहे हैं, पेनल्टी बताइए, मतलब सॉरी लेट फी बताइए। 8 लाख टर्नओवर है, रिटर्न फाइल कर रहे हैं 31 दिसंबर से पहले, तो 5,000 देना पड़ेगा इनको लेट फी। अगर ये 8 लाख की जगह बिलो 5 लाख होता, या 5 लाख होता, डज नॉट एक्सीड 5 लाख, 5 लाख भी होता, तो 1,000 का लेट फी होता। अरुण ग्रॉस टोटल इनकम है उनकी 2,45,000, डिपॉजिट किया इन्होंने 45,000 पीपीएफ में। इलेक्ट्रिक बिल पे किया 1,20,000 का, ये देख लीजिएगा, ये भी जरूरी है। 7th प्रोविजो, ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, क्योंकि तो लास्ट ईयर का अमेंडमेंट है, 2 साल पुराना अमेंडमेंट है, 2019 में आ गया था। इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर कोई 1 लाख के ऊपर पे करता है, कोई विदेशी ट्रेवल 2 लाख के ऊपर खर्च करता है, और कोई डिपॉजिट करता है अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ के ऊपर, तो उनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, इवन उनकी टीटीआई एमईएल से ज़्यादा, जीटीआई एमईएल से ज़्यादा ना हो। तो क्या यहाँ पर लिमिट क्रॉस कर गया तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? हाँ, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, तीनों गलत आंसर है, तो बिना पढ़े भी टिक किया जा सकता है। पढ़ लीजिए, वैसे रिक्वायर्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख के ऊपर चला गया। 96, विच ऑफ द फॉलोइंग रिटर्न कैन बी रिवाइज? रिटर्न कौन सा रिवाइज हो सकता है? 139(1) का भी हो सकता है, बिलेटेड भी हो सकता है, लॉस रिटर्न भी हो सकता है।
तो आंसर है 1 2 3, तीनों ही रिटर्न रिवाइज हो सकते हैं। विदेशी कंपनी नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, विदेशी कंपनी और एनआर इन इंडिया engaged in business of trading tube light outside India, the principal officer of company has approached you to, क्या डिटेल मांग रहे हैं, रिटर्न स्टेटमेंट कौन वेरीफाई करेगा। ओहो हो, यहां पर देखिए गड़बड़ है, मैं लिखवा देता हूं। वैसे ये सेक्शन 140 है, सेक्शन 140 है, जहां पर वेरीफाई आईटीआर की बात की गई है, कौन आईटीआर वेरीफाई करेगा। और जहां तक कंपनी का प्रश्न है, फाइनल में ये क्वेश्चन आना चाहिए था, लेकिन जब तैयारी में इंटरमीडिएट में पूछ दिया है तो मैं इसे करवा देता हूं। इंटरमीडिएट में होना नहीं चाहिए था, लेकिन अब जो भी है, कंपनी का केस, बाकी का केस तो हो सकता है, कंपनी का सिंपल केस देना चाहिए था। ये एनआर वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं देना चाहिए। चले जो भी है, ए लिख लीजिएगा मेरे साथ। अगर आपको ये नॉलेज है तो कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, आप आगे बढ़ा लीजिए वीडियो। अगर नॉलेज नहीं है तो लिख लीजिएगा मेरे साथ। जब पूछ दिया है तो इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और अगर फाइनल के स्टूडेंट देख रहे हैं तब तो उनको जानना ही चाहिए। अगर कंपनी लिक्विडेशन में है, अगर लिक्विडेशन में कंपनी है तो लिक्विडेटर, कौन रिटर्न वेरीफाई करेगा, लिक्विडेशन में कंपनी है तो लिक्विडेटर। बी, अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो यहां कोई चॉइस नहीं है, ऐसा नहीं आएगा कि एमडी भी कर सकता है, लिक्विडेटर भी कर सकता है, एज द केस में भी ऐसा नहीं होगा, लिक्विडेटर ही करेगा। और गवर्नमेंट कंपनी है तो प्रिंसिपल ऑफिसर। सी, अगर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में केस कंपनी फंस गई। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 में कंपनी फंस गई तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट किया जाता है अथॉरिटी द्वारा, और उनको ही कहा गया है कि वो रिटर्न वेरीफाई करेंगे। साइन करने की बात है, लाइक वेरीफाई करेंगे। ये 3 तो बदल नहीं सकता। इस 3 के बाद वाला ये डी, अगर कंपनी नॉन रेजिडेंट कंपनी है, और ई आई है अगर अदरवाइज केस है, अदरवाइज कंपनी का केस है। तो नॉन रेजिडेंट कंपनी में एमडी करेगा, और जिस व्यक्ति को हु होल्ड वैलिड पावर ऑफ अटर्नी इंडिया में, जिनको वैलिड पावर अटर्नी दिया गया है, वो साइन करेगा। अदरवाइज में एमडी साइन करेगा। अब अमेंडमेंट भी हाथ के हाथ में बता देता हूं, ये आपने नोट कर लिया। देखिए, जहां जहां ये वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा है, इस हिस्से में एक और चीज आ गया है, और एनी पर्सन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, एनी पर्सन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, यानी गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी रूल के थ्रू, और बताएगी कि डी और ई पार्ट में कोई और व्यक्ति भी वेरीफाई कर सकता है। ए बी सी में कोई चांस नहीं है, लेकिन डी और ई, तो ये क्वेश्चन डी का है। अब आसानी से आप बता ही सकोगे आंसर कौन सा सही है। रिटर्न वेरीफाई बाय एमडी, ये तो सही है ही, चॉइस है, मोर देन वन में आ गया। रिटर्न कैन वेरीफाई डायरेक्टर रिस्पेक्टिव ऑफ द मैन, नहीं। रिटर्न वेरीफाई होल्ड पावर ऑफ अटर्नी, 3 ही आंसर है, तो आंसर होगा ए और 1 और 3, ये आंसर सही है। आइए नेक्स्ट, इसके बाद मिस्टर पवन engaged in business of roasting and grinding कॉफी बीन। कॉफी बीन रोस्टिंग ग्राइंडिंग की बात कर रहे हैं, तो क्या आप इसे एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर में सेग्रीगेट करेंगे? बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा।
ग्रोइंग तो स्किप है, ग्रोइंग थोड़ी ना है। इसका मतलब ये पूरी इनकम पीजीबीपी है। कितनी है पीजीबीपी? 4,50,000। आगे, मिस्टर पवन फाइल रिटर्न ऑफ इनकम 3 मार्च 2021। 3 मार्च 21 का मतलब क्या? 22, सॉरी 3 मार्च 22। 3 मार्च 22 का मतलब हो गया 20, 21, 22 यहाँ पर। इसका मतलब हुआ 31 दिसंबर के बाद। लेकिन इनकी इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है, तो लेट फी 1,000 ही लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट आर नॉट अवेलेबल टू नॉन रेजिडेंट कंप्यूटिंग टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी? 30% जीएवी का ऐसा नहीं है। अगर एनआर भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाले तो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलता है, तो ये तो गलत बात हो रही है। रिबेट, हाँ रिबेट नहीं मिलेगा नॉन रेजिडेंट को। और ढूंढ लीजिए, और ढूंढ कर फायदा नहीं है क्योंकि ऑप्शन में है नहीं। डिडक्शन एटीजी का नहीं साहब, एटीजी का डिडक्शन एनआर को भी मिलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट अर्न एनआरओ सेविंग अकाउंट परमिटेड बिल्कुल मिलता है, तो फिर बी पार्ट ही सही होगा। आखिरी प्रश्न मैं फिर बता देता हूं, ये कहाँ मिलेगा, ये आपके क्वेश्चन आंसर ये सीए इंस्टीट्यूट के साइट पर मिल जाएगा। एमसीक्यू सीए इंटरमीडिएट के सेक्शन में। मिस्टर दिनेश रेसिडेंट इन इंडिया हैज जीटीआई ऑफ रुपीज, मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के बाकी वीडियो भी देख लेता हूँ, उसमें भी एडिट करके डलवा देंगे, ये लिंक डलवा देंगे जहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि क्वेश्चन आप पूरा सॉल्व कर लिया आपने, लेकिन फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो केस सिनेरियो है वो मत पढ़िएगा, मैं कराऊंगा तो अपने हिसाब से कराऊंगा। फायदा मिलेगा रिवीजन का। अगर आप पहले से पढ़े रहेंगे, आंसर किया रहेगा, तो वो फायदा नहीं देगा जिस हिसाब से मैं पढ़ के आपको कहूंगा कि ऐसा सोचो। लास्ट क्वेश्चन है, दिनेश रेजिडेंट इन इंडिया हैज जीटीआई 2,30,000, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट रेंटल इनकम इनकर्ड 2 लाख रुपीज फॉर, ओहो, विदेश यात्रा पर 2 लाख खर्च कर रहे हैं। देखिए फिर से आपसे वो एग्जामिनर खिलवाड़ कर रहा है। अब देखिए पहले इनकी जीटीआई चेक कीजिए। जीटीआई इनकी इतनी है नहीं कि रिटर्न फाइल करें, लेकिन अपने बच्चे के स्टडी के लिए विदेश टूर पर इन्होंने 2 लाख रुपए खर्च किए, बट एक्सीडिंग 2 लाख नहीं है। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न में आ रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये एक्सीडिंग 2 लाख होने पर आप रिटर्न फाइल करने के लिए रिक्वायर्ड है। ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या वो रिटर्न फाइल करने के लिए रिक्वायर्ड है, अगर हाँ तो कौन सा ड्यू डेट है। लगभग आपको श्योर कर देना चाहते हैं कि हाँ ही होगा आंसर, जबकि आंसर है ना, डी। आंसर आप चेक कर लीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। वैसे आंसर तो मैंने सारे अपने हिसाब से सही दिए होंगे, फिर भी आंसर आप चेक करके देख सकते हैं। अगर किसी का आंसर मैंने जो दिया है उससे मैच नहीं करता है, डी, ठीक है, तो मुझे आप बता सकते हैं कमेंट में, ठीक है। हो सकता है कि गलत भी आंसर हो और हो सकता है कि मैंने भी कुछ गलती की हो, देखना पड़ेगा। कोशिश तो किया है मैंने कि जितनी नॉलेज है मैं सही आंसर दूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, केस सिनेरियो में, और तब तक आप खूब पढ़िए, रिवीजन कीजिए, ठीक है, ओके।